Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आजकल मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस शेयर कर रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी। उर्दू में इसे कहते हैं बांझपन, और ये एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब एक कपल पूरा एक साल हैप्पीली एक मैरिटल लाइफ को एंजॉय करता है, उसके बावजूद जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी। नॉर्मली एक साल में जो है 80% कपल्स जो हैं उनमें प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है, लेकिन अगर एक साल गुज़र गया है तो दूसरे साल में ये रेशो मज़ीद बढ़ जाती है। तकरीबन 90% जो कपल्स हैं उनमें प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ नाइस गाइडलाइन ने जैसा कि मेंशन किया है कि हर 7 में से एक कपल ऐसा है जो कि इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन वाली प्रॉब्लम से गुज़रता है। तो जो मेल फैक्टर है उसकी रेशो है 30%। इसलिए हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि मेल इनफर्टिलिटी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, और साथ में बेल का जो आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। इसलिए कि आने वाली कुछ वीडियोस जो हैं वो ख़ास तौर पे मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हैं। काजेज़ ऑफ मेल इनफर्टिलिटी को 4 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए कि नंबर 1 पे है लेफ्ट साइड पे प्री टेस्टिकुलर काज, इसको दूसरे लफ्ज़ों में एंडोक्राइन काज भी कहा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है टेस्टिकुलर काजेस, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम अगर टेस्टिस में है तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो काज कर सकती हैं। थर्ड नंबर पे है पोस्ट टेस्टिकुलर काजेस, इसका मतलब ये है कि टेस्टिस में स्पर्म्स तो बन रहे हैं लेकिन टेस्टिस टू यूरिथ्रा तक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर कोई स्पर्म डक्ट्स वगैरह हैं उनमें किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज है या कोई और रीज़न है तो वो किस तरह से मेल इनफर्टिलिटी को काज करेगी। एंड नंबर 4 पे है स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम कि वो उनका काउंट, उनकी शेप और उनकी मोटेलिटी, इन सब की डिफरेंट रीजंस होती हैं जो कि इटसेल्फ जो है इनफर्टिलिटी काज करती हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री टेस्टिकुलर काज, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एंडोक्राइन काज। और इसको बहुत ही जो सिंपल वे है इसको समझने का वो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ब्रेन का ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ है। वो इस तरह से कि कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन से सिक्रीट होते हैं जो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे वो फीमेल का है या मेल का है उस पर अफेक्ट करते हैं। और ये 2 हार्मोन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका नाम है FSH एंड LH। अब होता ये है कि किसी भी वजह से ये जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो ओवरी है चाहे वो टेस्टिस है। ओवरी ने बनाने होते हैं फीमेल में एग्स और टेस्टिस ने प्रोड्यूस करने होते हैं स्पर्म्स। तो अगर किसी किस्म की कोई ब्रेन में ख़ास तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड में जिनसे ये FSH और LH हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इंजरी, कोई ट्रोमा, कोई सर्जरी वगैरह या कोई रेडिएशंस किसी कैंसर की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जब ली जाती हैं तो ड्यू टू एनी रीज़न जब ये हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन से प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होते तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं उसके अंदर स्पर्म उनकी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है FSH हार्मोन। और उसके बाद जो है अगर जो LH हार्मोन है वो उसी स्पर्म को मैच्योर करता है। तो जब ये दोनों हार्मोन्स जो हैं अवेलेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न तो होता क्या है कि स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है और उसके नतीजे में इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से अगर पता चल जाए कि जी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है
तो उसको जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। और ये एक्सटर्नल हार्मोन्स जो हैं, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को दिए जाते हैं, उसके नतीजे में जो है वो स्पर्म की ग्रोथ भी होती है, वो मैच्योर भी होते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये है कि इन दो हार्मोन के अलावा FSH और LH के अलावा भी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ दूसरे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिसमें एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए, जिसे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया सिचुएशन कहते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काज ऑफ इनफर्टिलिटी है। इसीलिए जब मेल का हार्मोनल प्रोफाइल भी करवाया जाता है आफ्टर सीमन एनालिसिस, तो उसमें भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को ख़ास तौर पे शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो कि थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो भी सेम ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मतलब ब्रेन से, और जिसके नतीजे में जो है हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, मतलब थायराइड का जो फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। अगर उसके हार्मोन में कमी आ गई है या वो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ क्रोनिक इलनेस, जिनमें डायबिटीज़, जिसे शुगर कहते हैं आप, ये आ जाती है। इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो भी इनफर्टिलिटी की एक वजह बनती हैं। और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल है, ये भी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा काज कर रहा है बिकॉज ऑफ मोटापा, ओबेसिटी। सो इसीलिए मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ, बोथ मेल एंड फीमेल, कंट्रोल योर वेट, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप ओबीस हो जाएंगे तो ये चीज़ जो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो काज कर देगी और आप में इनफर्टिलिटी के चांसेस, चाहे वो मेल हैं या फीमेल, उनमें बढ़ जाएंगे। अब मेल इनफर्टिलिटी की वजूहात में जो सेकंड नंबर है वो है टेस्टिकुलर कासेस। इसका मतलब है कि टेस्टिस के अंदर ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह जो है वो सही नहीं हो रही। और अब इन कासेस को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है कॉन्जेनिटल, जिसका मतलब है कि जब बेबी बॉय पैदा होता है तो बाय बर्थ ही उसके अंदर कुछ इस तरह की कॉन्जेनिटल अनोमलीज होती हैं, जो कि लेटर ऑन इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। इसमें जेनेटिकली एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसे कहते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इसमें टेस्टिस जो होते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं अब नॉर्मली। इसके अलावा कुछ मेल्स में जेनेटिकली ही उनके जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो पाई जाती हैं, जो कि फर्दर इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ के अलावा एक दूसरी कंडीशन भी होती है, जिसे कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसका मतलब ये है कि बेबी बॉय में टेस्टिस बने तो सही, लेकिन वो एब्डोमेन में ही रह गए। जिस तरह एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू उनको एक अपनी नॉर्मल पोजीशन तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए। इसलिए क्या होता है कि मोस्टली तो इसका पता जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब पीडियाट्रिशियन बच्चे को एग्जामिन करते हैं हेड टू टोस, तो इस सब नॉर्मेलिटी का पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर का इत्तफाक नहीं है या घर में डिलीवरी वगैरह इस तरह का कोई सेटअप है, तो आप ख़ुद भी अपने बेबी बॉय को जो है वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई कंडीशन जो है वो आपको पता चले तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि कितनी उम्र में हम इनका ये ऑपरेशन कर सकते हैं और थ्रू सर्जरी जो है इनको इनकी नॉर्मल पोजीशन पे लाया जा सकता है। ये तो थी कॉन्जेनिटल कॉजेज़ के बच्चे में बाय बर्थ ही किस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेटर ऑन इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। उसके बाद क्या है कि टेस्टिस में कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़, मतलब जो वक्त के साथ या कुछ बीमारियों की वजह से टेस्टिस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन जो है उनमें नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन जो है वो हो जाता है। वो कौन कौन सी रीज़न्स हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल,
इस तरह की क्रोनिक इलनेस, जिस तरह रीनल फेलियर है कि गुर्दों की कोई बीमारी है या लिवर की कोई डिजीज़ हो चुकी है। उसके अलावा ये है कि अगर किसी किस्म की कोई ट्रॉमा, कोई चोट की हिस्ट्री है तो वो भी अफेक्ट करती है। उसके साथ साथ अगर किसी किस्म की कोई सर्जरी वगैरह हुई है और उसके बाद अगर रेडिएशंस मतलब रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो कि मोस्टली कार्सिनोमा ये कैंसर के केसेस में की जाती है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस ट्रीटमेंट के बाद मेल एंड फीमेल उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही बुरा इफेक्ट आता है। औरतों में क्या होता है, वक्त से बहुत पहले मीनोपॉज आ जाता है, उनकी ओवरीज काम करना छोड़ देती हैं, उनके अंदर अंडे बनना ख़त्म हो जाते हैं और मेल्स में ये टेस्टिस लेवल पे जो है स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाती। इन सब के अलावा अगर किसी किस्म की स्वेलिंग जो है, सूजन, वो नोटिस की जाए जो कि हाइड्रोसील या वेरिकोसील, तो ये भी दो जो हैं बहुत ही कॉमन कंडीशंस हैं जो कि टेस्टिकुलर लेवल पे जो है इस तरह की प्रॉब्लम काज करती हैं जो कि लेटर ऑन जो है इनफर्टिलिटी का बायस बनती हैं। अब थर्ड नंबर पे जो स्टेप है वो है पोस्ट टेस्टिकुलर कासेस है। तो इसका क्या मतलब है कि टेस्टिस से लेके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यूरिथ्रा तक, उस सारे जो रास्ता है उसके दरमियान किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज या कोई रुकावट है जिसकी वजह से ये जो स्पर्म हैं ये सीमन में नहीं पहुंच पा रहे। इन काजेज़ को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 होता है कॉन्जेनिटल काजेज़, कि कुछ बच्चों में अनफॉर्चुनेटली बाय बर्थ ही जो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस तरह की कॉन्जेनिटल अनोमलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कि जो एक डक्ट है जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं या ट्यूब्स कहते हैं, जो टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक स्पर्म को लेके जाती है, कुछ बच्चों में ख़ास तौर पे जो नोन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये डक्ट ही प्रॉपर बनती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ के अलावा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है कि अगर प्रीवियसली कोई हिस्ट्री रही है इन्फेक्शन की, और इसमें भी ख़ास तौर पे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कुछ इस तरह की ब्लॉकेज वगैरह काज कर सकती है जो कि लेटर ऑन काज ऑफ इनफर्टिलिटी बन जाएगी। इसलिए मैं यंग जनरेशन को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि हमेशा अपनी मॉरल वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखें। आपकी ये एज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर हेल्थ के लिए। इसके अलावा इस स्टेज पे जो रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी मोस्टली देखी गई है उसकी वजह एक सेक्सुअल डिसफंक्शन भी है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू इरेक्शन इश्यूज़ और उसके साथ साथ एजैकुलेशन प्रॉब्लम है। तो इस इशू के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम को जो है वो रूल आउट करते हैं, आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑफ ऑल है वो है कि स्पर्म अबनॉर्मेलिटीज़। अब उनमें किस किस्म की अबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनका नंबर ऑफ़ जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है। उसके अलावा ये है कि उनकी जो मोटेलिटी, कि वो किस स्पीड के साथ मूव करते हैं, मतलब मोटाइल स्पर्म्स जो हैं वो अगर कम हैं, या ये कि उनकी जो शेप है वो अब नॉर्मल है। एटलीस्ट मोर देन 4% स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। उसके अलावा ये है कि वाइटिलिटी के जो जिंदा स्पर्म हैं वो इस सीमन में कितने हैं। तो स्पर्म से इट्सेल्फ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेजर काज ऑफ इनफर्टिलिटी हैं आजकल, और इन सब फैक्टर्स की काउंट कम होने की या उनकी मोटेलिटी कम होने की जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि मेल पार्टनर में जो बांझपन है या इनफर्टिलिटी, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको मुकम्मल तौर पे एवेलुएट करना, इसको डायग्नोसिस बनाना और इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सब पॉसिबल है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे
और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो ख़ास तौर पे मेल इनफर्टिलिटी से ही रिलेटेड इश्यूज़ पर हैं, वो आप देख सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।